नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 5 5 पढ़ेंगे। उसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलो दोस्तों, एक रोमांचक कहानी के रूप में इस एक यात्रा पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन राजा और राज्य के रूप में गणराज्य कैसा था। चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचाना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है। हमने इससे पहले अध्याय 4 में पढ़ा था कि शासक कैसे बनते थे। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर साथी होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। जो वर्ग था, जैसे ब्राह्मण वर्ग में बांटा गया था, उसी में से एक विष, ठीक है, अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। कई उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की सूची बनाओ। पैसे के आधार वहाँ कौन कौन से वर्ग, ये इमेजिन करवा रहे हैं कि आप बता सकते हो कि ऐसे कौन से लोग उपस्थित हुए होंगे कि वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। 1, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों को
या इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इम्पोर्टेंट दोस्तों, किसको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था? शूद्रों को। किनको? शूद्रों को। ठीक है। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना, और शूद्रों के समान किसको माना जाता था? औरतों को। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसको नहीं था? महिलाओं और शूद्रों को। किसका अध्ययन नहीं करने का? वेदों का। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निदान जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सिंधु। इससे पहले क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता। और उसके बाद क्या आ रहे हैं? मतलब वैदिक सभ्यता में जन आए थे। क्या आए थे? जन। ठीक है। और जन के बाद क्या आता है? जनपद। क्या आता है? जनपद। और जनपद के बाद क्या आएगा? महाजनपद। मतलब जनपदों को एक जगह शामिल करने के बाद क्या बन जाता है? महाजनपद। जनपद। ठीक है। चित्रित दूसरे पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद, महायुग करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में अपन दिखाए जो देखेंगे आगे चल के। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों कई बस्तियां की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसरे पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के बारे के रूप में है। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये कैसा है? मिट्टी के बर्तन के रूप। ये कैसे दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे और ये चित्र दूसरे पात्र के रूप में होते थे। चित्रकारी भी होते थे। ठीक है। इस सरल रेखाओं में भी होते थे, ज्यामिति भी आकृति में होते थे। मैंने कहा था ना, मतलब जनपद के बाद महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में देखेंगे। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपद की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनके चारों लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, जो मानचित्र 4 इसी की बात की, जैसे महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद। जैसे महत्वपूर्ण एक वो है अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है। जिसमें देखो गांधार, ठीक है,
तक्षशिला, कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी, मगध, सबसे महाशक्तिशाली मगध, अंग। ठीक है, ये नदियों के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, कौशाम्बी, सो नदी, राजगृह है, राजधानी, ये महानदी है, ये ताप्ती, ये नर्मदा है, ये उज्जैन, अवंती, ये चंपा नदी है, ये सिंधु, व्यास। ठीक है, ये सतलज, जो अपने इससे पहले चैप्टर में देखा था, और ज्योग्राफी में अपन डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे दक्षिण में कौन सा था? अश्मक। अश्मक सबसे दक्षिण में था, अश्मक। ठीक है, ये नदियां हैं कावेरी, पैना, तुंगभद्रा, ये बंगाली खाड़ी, अंडमान निकोबार। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना ही भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आज सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। कौशाम्बी किले की दीवार, ये कौशाम्बी की किले की दीवार है। यह चित्राधुनी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। हुआ था संभवतः। कर मतलब टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब जैसे समय चेंज हो गया, राजाओं का भी मतलब उनका कर लेने का और मतलब कर लेने मतलब टैक्स लेने का भी एक उनका दिनचर्या बन गया। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज गए 1/6 हिस्सा कर के रूप निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटों को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग कृषि के क्षेत्र में 2 परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो मगध है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महाशक्तिशाली माने वहाँ पे यह एक विकसित होने का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा मिलने का एक अनुमान लगाया गया था और सबसे अच्छा विकसित माना गया है। अब कठोर जमीनों को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है, क्योंकि पहले लकड़ी से इतने खास रूप से फसल का उत्पादन नहीं हो पाता। लेकिन जैसे लोहे की जानकारी मिल गई, तो जिसे लोहे की संसाधन बनाने लगे, मशीनें बनाने लगे, जिससे वहाँ पे उत्पादन अच्छा होने लगा। दूसरे लोग धान के पौधों का रोपण शुरू किया था। खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर रोपण शुरू किया गया। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, जो हमने सबसे शक्तिशाली मगध की बात, मतलब सबसे बड़ा महाजनपद, मतलब जनपद को अनेक जनपदों से मिलकर सभी में एक समाहित कर लिया जाता है, उसको महाजनपद कहा जाता था, जिनमें से एक प्रमुख है मगध। मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल निवितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में
लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से गरगाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा, इसकी खदानें, मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना, जो बिहार की राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। वज्जी जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियों, दासों तो कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया, मतलब वज्जी संघ है, इसका वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर करते रहेंगे, परंपरा नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, मतलब महिलाओं का सम्मान करेंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्याभिषेक लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। नेत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इनमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर के कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां डॉक्टरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। उपयोगी शब्द
राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। हमारा आओ याद करें, इसका पहला क्वेश्चन है सही या गलत बताओ। मतलब अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है आप मतलब अपने दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये मतलब ये लाइन तो हमने पढ़ी थी। अगर आपने अच्छे से ध्यान दे के पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, तो पहला क्या, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं के यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यस या नो? हाँ सही, ये पूछ रहा है यस नो। ठीक है, तो ये सही है। खैर, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब ये सही है, ये रोंग है। गए, पुरातत्वविदों जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। गलत, ये भी नहीं पढ़ा। है, चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा था। क्या सही है? नहीं, मतलब हमने ये पढ़ा ही नहीं, चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा था। क्या सही है? नहीं, ऐसा पढ़ा ही नहीं। महाजनपद में बहुत सारे नगर किले बनते। यस, ये सही है, पढ़ा था ये तो आपने। ठीक है, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो क्या भरेंगे? ये बीच में क्या दिया है? महाजनपद, मतलब महाजनपद का राजा। इसमें आएगा व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। ठीक है, इसमें आएगा शिकारी, संग्राहक। ये शिकारी संग्राहक। ठीक है, मतलब शिकारी या आखेट संग्राहक ये। ठीक है, इसमें आएगा कृषक। ठीक है, समाज में वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? कौन थे? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बता सकते हो कि कौन नहीं ले सकते थे। वह वर्ग जिसमें स्त्रियां, दास, कम कार शामिल थे, उन्हें गणों की सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ये हमने पढ़ा था ना। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये देख लेते हैं, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गण या संघ राज्य का अंत लगभग 1500 साल पहले। एक आप चाहो तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? हमने पढ़ा था चैप्टर में, क्योंकि महाजनपद के राजाओं ने बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किले बनवाए थे। महाजनपद के कुछ राजा समृद्धिपूर्ण और शक्तिशाली थे, इसका प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अपनी राजधानी के चारों तरफ ऊंची दीवार बनवा दी थी। ऐसा करने से किले के अंदर रहने वाले लोगों पर नजर और नियंत्रण रखा जाने लगा। ठीक है, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि आज के समय में आम जनता चुनाव के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, जबकि जनपदों में कुछ लोग यज्ञों का आयोजन करते थे और वे ही राजा बन जाते थे। ठीक है, आओ करके देखें। ठीक है, क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे ये मतलब आप अपने राज्य के बारे में बताने की कोशिश करना और इमेजिन करना कि आपके आसपास क्या है। मतलब आप चैप्टर मतलब अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर में बताए गए समय कौन से समूह आज भी कर देते हैं? कौन देते हैं? व्यापारी।
ठीक है, और सिल्कवार और पशुपालक, यही लोग आज भी कर देते हैं। ठीक है, बताइए समूह किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियां, दास, कमकार। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। मुझे लगता है कि आधा घंटे से भी कम इसका टाइम हुआ है। अगर आप एक बार दो बार इसका अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बार बार पढ़ने से आदत बन जाती है। आदत हमारी एक रूटीन बन जाता है। रूटीन कभी भी अपने को दिक्कत नहीं देता। और हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट समय पढ़ेंगे। ठीक है।